What's up, guys? Welcome back to the channel. This is day 2 of our 12 days 12 chapters marathon. और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट भी करेंगे और इसी वीडियो में चैप्टर को समाप्त भी कर देंगे। वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो के एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आपको मिल जाएंगे। सो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो में बने रहना। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो देखो बेटा, चैप्टर के नेम के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैम मैनेजमेंट तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, जहाँ पे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट को समझा है। अब इस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है, प्रिंसिपल्स मीन्स सम जनरल गाइडलाइंस। सम जनरल गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, Principles of management are the basic statement or guidelines which help the managers in taking decisions and managing the activities of an organization in a systematic manner. सबसे पहली बात principles of management क्या है बेटा, basic statements और guidelines। basic statements है और guidelines है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। उन्हीं को क्या बोला है, principles of management। These principles guide managers while performing various managerial functions such as planning, organizing, staffing, directing and controlling। और ये जो principles होते हैं बेटा मैनेजमेंट के, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं जिससे कि वो जो पांचों फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर पाए। These principles are developed on the basis of observation and analysis of events। अब ये जो principles of management है बेटा, ये किस पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पर बेस्ड है। That manager face in actual working conditions। Since situation in business keep changing, principles of management are not rigid rules but flexible guidelines which can be applied according to the needs of the organization। अब क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंजिंग होता है, राइट, बिजनेस तो हमेशा चेंज हो रहा है। आज एक नया ट्रेंड आएगा, कल एक नया फैशन आएगा, नई सोच होगी चीज़ों की, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ें बदलेगी, पॉलिटिकल टर्म्स में चीज़ें बदलती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंजिंग है। तो फिर क्या होता है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बेटा, ये प्रिंसिपल्स भी इसीलिए हमने क्या बोला, जनरल गाइडलाइंस हैं, रिजिड रूल्स नहीं है। ये अप्लाई होती है बट सिचुएशन के हिसाब से हम इनको मॉडिफाई करते हैं एंड देन सिचुएशंस में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं टू मेक अ बेटर रिजल्ट। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैम क्या है ये नेचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। Principles of management are applicable to all organizations whether business or non-business, public or private, big or small. Every organization requires management and therefore these principles can be applied whenever managerial activities are carried out। Universal applicability का क्या मतलब है बेटा, कि ये जो principles of management है, ये जो guidelines हैं जो हम अप्लाई करते हैं, जब मैनेजर्स को हेल्प करती हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जब एक मैनेजर एक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स वर्क प्लेस पे मैनेजर के पास आ रही होती हैं उनको सॉल्व करने में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं बेटा, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह चलेगी, छोटे बिजनेस में, बड़े बिजनेस में, प्रॉफिट बिजनेस, नॉन प्रॉफिट बिजनेस, स्कूल, कॉलेज, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह ये प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, एप्लीकेबल होती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सेकेंड उसके बाद आ रहा है जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस फॉर एक्शन, they do not provide ready-made solutions to all the problems। अभी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बेटा, ये जनरल गाइडलाइंस है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें इस प्रिंसिपल को लगा के क्या किया जा सकता है, काम को बेटर किया जा सकता है, लेकिन रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा और फिर ये प्रिंसिपल्स क्या करेंगे, वर्क करेंगे। इसके बाद आ रहा है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। These principles are developed through long years of experience, experimentation and observation by managers and management thinkers. They are based on practical situations faced by organization in real life। अब ये जो principles of management है बेटा, ये ऐसे ही नहीं बन गई है, ये किस पर बेसिस है, long years of experience and experimentation। काफ़ी कुछ experimentations हुए, काफ़ी कुछ observe किया मैनेजर्स ने, मैनेजमेंट सीकर्स ने, एंड उसके बाद ये principles of management क्या हुई है,
फॉर्म हुई हैं। तो ये सडनली ऐसी नहीं है कि किसी से भी कहीं से भी कॉन्सेप्ट आ गया है, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब वही है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एकदम रिजिड नहीं है, हम इनको सिचुएशंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, अपने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और फिर इसको सोल्यूशन में यूज करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे कैन बी मॉडिफाइड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। उसके बाद आ रहा है मेनली बिहेवियरल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। अब नाउ बेटा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से होते हैं। नाउ ह्यूमंस तो आज कुछ और कल कुछ और, चेंजिंग है, कीप चेंजिंग। ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी क्या है बेटा, बिहेवियरल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। सिंस ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड नॉट फुली प्रेडिक्टेबल, दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट एंड हैव टू बी अप्लाइड केयरफुली। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनका भी रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं होता। हाँ, हमारे पास गाइडलाइंस है, हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं कि हम इनको लगा के अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल लगाएंगे तो हमें स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन हमने जैसा सोचा है वैसा ही रिजल्ट मिले, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जैक्ट नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मैनेजमेंट एक्शंस एंड देयर रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल, गुड मोटिवेशन लेड्स टू बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। नाउ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है, ये करोगे तो ये होगा। कॉज मीन्स क्या करोगे, इफेक्ट मीन्स क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जस्ट मैंने बोला कि अगर डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लगाएंगे तो स्पेशलाइजेशन काम में देखने को मिलेगा। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे बोर्ड्स में स्कोर अच्छे होंगे, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या करता है बेटा, शो करता है क्या करने से क्या होगा, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कॉन्टिंजेंट। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और कॉन्टिंजेंसी। द सेम प्रिंसिपल मे बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। बेटा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिचुएशन के हिसाब से क्या किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। कभी कभी क्या होगा, एक सिंगल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप से क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है बेटा, जनरल गाइडलाइंस है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद कॉन्टिंजेंट है, एग्जैक्ट नहीं लगा सकते। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बोर्ड्स में आता है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट ये जो पॉइंट आ रहा है, सबसे पहले समझ लो कि जरूरत क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने की। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है, ये हमने पढ़ लिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब जरूरी क्यों है इनको पढ़ना, क्या जरूरत है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना, इनको समझना। सबसे पहला पॉइंट, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड रियल बिजनेस सिचुएशन एंड गाइड देम टेकिंग प्रैक्टिकल डिसीजंस व्हाइल डीलिंग विद डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बेटा, ये सबसे पहले मैनेजर्स को हेल्प करेंगे रियल बिजनेस सिचुएशंस को समझने में, कि जब आप फ्लोर पे काम करेंगे, जब आप ग्राउंड पे आके काम करेंगे, तब आपको कैसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती है। कौन मदद करेगा इसमें, रियल बिजनेस सिचुएशंस को समझाने में मैनेजर्स की हेल्प करेगा कौन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजर्स को गाइड करेंगे बेटा टेकिंग प्रैक्टिकल डिसीजंस व्हाइल डीलिंग विद डे टू डे प्रॉब्लम्स। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, जस्ट थ्योरी नहीं है ये कि हमें पढ़ना है और छोड़ देना है। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। और आज भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इवन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बेटा क्या करते हैं, इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करते हैं और इनकी हेल्प से अपने काम को बहुत ज्यादा ईजी करते हैं। राइट, मैनेजर्स की काफी ज्यादा हेल्प होती है इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से। और आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में कोई ना कोई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो फॉलो हो ही रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो, अगर आप ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका यूज कर रहे हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज कर रहे हो, तो आप आपके जो रिसोर्सेज है, चाहे वो मटेरियल रिसोर्स हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो बेटा, आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब कोई भी वेस्टेज रिसोर्सेज का नहीं होगा। बाय फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स कैन इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज मैन, मटेरियल एंड मनी। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बेटा, ये क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बनी हुई है, तो कोई भी लॉजिकल चीज यहाँ पे नहीं है ना। सब कुछ जो भी डिसीजन होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से, वो कैसे होंगे, साइंटिफिक नहीं होंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे
ये कि गैस वर्क चल रहा है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी चलेगा। नहीं, यहाँ जो भी हम डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस कैसे होंगे, साइंटिफिक होंगे। डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑन फैक्ट्स, लॉजिक एंड एक्सपीरियंस रेदर देन गैस वर्क। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग एनवायरमेंटल को रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में भी हमारी कौन हेल्प करेगा बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दीज प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स टू अडेप्ट टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट such as changes in technology, market conditions, competition and consumer preferences। अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो भी मार्केट में सडन चेंजेस आते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, बेटा आपका ऑर्गेनाइजेशन उनको ईजिली क्या कर पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा। दैट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आ रहा है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Principles of management guide managers to take decisions which are beneficial not only for the organization but also for society, such as providing quality products at fair wages। Now principles of management organization के लिए अच्छा करें ये तो इंश्योर करता ही है, लेकिन बेटा एक मैनेजर को हेल्प करता है, एक मैनेजर को गाइड करता है, जिससे कि वो सोसाइटी के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सब कुछ अच्छा है लेकिन सोसाइटी के लिए हम बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें भी हेल्प हमारी कौन करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद आ रहा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड अ बेस फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बेटा, ये एक बेस क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए। हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी मैनेजमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत बेसिक होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, नॉट ओनली थ्योरेटिकल। दे ऑल्सो एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ रहा है जिसको हम बोल सकते हैं, ये तो हम हर बार पढ़ते हैं ना, हर चैप्टर में हमने पढ़ा है मीनिंग, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद इंपॉर्टेंस। नाउ इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग क्या है, अब हमारे पास मेन टॉपिक इस चैप्टर के आ रहे हैं जहाँ पे हमें पढ़ने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे बेटा हमें दो महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज हेनरी फ्योल एंड सेकेंड वन इज F.W. टेलर, जिनको हम बोलते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये दोनों कौन है, ये दोनों ग्रेट साइंटिस्ट हैं बेटा। इन दोनों ने क्या किया, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर F.W. टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हैं। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। देखो हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल कौन है, एक ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, उन्होंने अपने टाइम पे, बिजनेस के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स फेस की हुई हैं बेटा, वो प्रॉब्लम्स आप फेस ना करो, अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया है इन 14 प्रिंसिपल्स की हेल्प से। देखो सबसे पहला प्रिंसिपल, ये 14 की 14 प्रिंसिपल्स बोर्ड्स में आते हैं, कोई भी प्रिंसिपल वहां पे आ सकता है, सो प्लीज इनको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली पढ़ लेना। थ्योरेटिकल इनको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इजी है, वन बाय वन बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल अ फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर। कौन है हेनरी फ्योल बेटा, अ फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर, गिव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट which act as guidelines for managers to perform their functions efficiently। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास आ रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या मतलब है बेटा, इस प्रिंसिपल में जो हेनरी फ्योल है वो हमसे बोलते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सिंगल पर्सन सारा काम कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। चाहे वो पर्सन कितना भी स्किल्ड हो, कितना भी एजुकेटेड हो, इट डजेंट मैटर, है ना। तो हेनरी फ्योल हमसे क्या बोल रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है, उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवीजन ऑफ वर्क, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और उन वर्क को अलग अलग एम्प्लॉयज को क्या कर दो, असाइन कर दो बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड असाइन टू एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड स्किल्स। डिवीजन ऑफ वर्क लेड्स टू स्पेशलाइजेशन व्हिच इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब होगा क्या डिवीजन ऑफ वर्क करने से, डिवाइड तो हमने कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन क्या होगा बेटा, इट लेड्स टू स्पेशलाइजेशन। इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। एक ही पर्सन जब एक ही काम को बार बार करेगा तो वो उसमें और ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता जाएगा, एक्सपर्ट होता जाएगा, तो स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के साथ काम होगा। ऐसा नहीं है कि हम वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन आपने लगाया हुआ है, तो क्या होगा, बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली क्या होगा, काम पूरा होगा। सेकेंड प्रिंसिपल आ रहा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है बेटा, देखो पहले हम वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। अथॉरिटी
मतलब पावर टू टेक डिसीजंस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ओबीडियंस टू डू एनी वर्क, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, कर्तव्य, कि हमें ये करना है, और अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, पावर टू टेक डिसीजंस। नाउ इन दिस प्रिंसिपल हेनरी फेयल वांट टू से अस दैट अथॉरिटी refers to the right to give orders and take decisions. अथॉरिटी क्या है बेटा, राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड टेक डिसीजंस, whereas responsibility means the obligation to complete the assigned work. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइंड वर्क, जो काम आपको मिला है वो आपको कंप्लीट करना है, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी बैलेंस सो दैट वर्क कैन बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली। ना यहाँ पे हेनरी फेयल इस प्रिंसिपल में हमसे क्या कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ना तो अथॉरिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अथॉरिटी कम। मैम ऐसा क्यों बैलेंस्ड होना चाहिए बेटा, अगर किसी पर्सन को अथॉरिटी ज़्यादा दे दोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, उसको कुछ काम नहीं दोगे, तो फिर वो अथॉरिटी का मिसयूज करेगा। अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे और रिस्पेक्टिव काम को करने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर्स ही नहीं दोगे, अथॉरिटी ही नहीं दोगे, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे काम करने की, तो फिर वो ओवरबर्डन होकर काम को बिगाड़ देगा। तो हेनरी फेयल ने क्या बोला है कि अगर अथॉरिटी दे रहे हो भैया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो प्रॉपर रिस्पेक्टिव उसको अथॉरिटी भी दो, जिससे कि वो क्या कर पाए, काम कर पाए। तो हेनरी फेयल ने इस प्रिंसिपल में सिंपल हमसे बोला है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय के पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए बेटा, दे शुड बी बैलेंस्ड। बस इतनी सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आ रहा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का क्या मतलब है, डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट्स। प्रॉपर डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ डिसिप्लिन का क्या मतलब है बेटा, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट्स। जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस, जो भी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिए हैं उनको फॉलो करना, उनको ओबे करना, दैट इज डिसिप्लिन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करना, ऐसा नहीं कि उसका रूल है 8 बजे आना, आप आराम से चले आ रहे हो 9 बजे, नहीं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, आपने उनको ओबे करना है, आपने उनको फॉलो करना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। हेनरी फेयल का मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक काम अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद आ रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ मैम ये क्या है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली one superior. It helps in avoiding confusion and conflict among employees. Now unity of command क्या बोल रही है बेटा, command means to take action, right, to control something, that is command. Now unity of command का क्या मतलब है, यहाँ पे हेनरी फेयल ने बोला है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है जिनको आप ऑर्डर्स दे रहे हो बेटा, द एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस। एक ही बॉस से क्या होना चाहिए, ऑर्डर्स आने चाहिए। अगर 10 बॉस है बेटा, 10 बॉस साथ में एक एम्प्लॉय को अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे तो एम्प्लॉय पागल हो जाएगा, काम करना तो छोड़ो, ठीक है। तो सारे काम क्या होंगे, फिर बिगड़ जाएंगे, कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी बात फैलेगी अगर तो कंट्रोल नहीं है कि चीज कहाँ से स्टार्ट हुई है। एम्प्लॉय सोचेगा मैं पहले किसका काम करूं, मैं बाद में किसका काम करूं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स, केओस, कंफ्यूजन, इन सबको हटाने के लिए हेनरी फेयल ने क्या बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस एक ही होना चाहिए, सुपीरियर बॉस एक ही होना चाहिए। एक ही बॉस से किसी एम्प्लॉय को क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर्स मिलने चाहिए, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। इसके बाद इसी का एक भाई बंधु प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन हेड एंड वन प्लान। दिस एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोला है हेनरी फेयल ने कि वो सारी एक्टिविटीज जिनका गोल सेम है, वो सारी एक्टिविटीज जिनका गोल सेम है बेटा, उनको क्या करनी चाहिए, उनका हेड भी एक ही होना चाहिए और उनका प्लान भी एक ही होना चाहिए। एक ही हेड से वो कोऑर्डिनेट होनी चाहिए और एक ही प्लान पे वो काम करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका काम है 20% सेल्स बढ़ाना, तो वो सारी एक्टिविटीज जिनका मोटिव, जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है 20% सेल्स बढ़ाना, तो उनका प्लान भी एक ही होना चाहिए और उनका हेड भी एक ही होना चाहिए। एक ही हेड के अंडर काम करें और एक ही प्लान पे काम करें, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद आ रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है पीछे रखना। किसको पीछे रखना मैम, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को किसके पीछे रखना, जनरल इंटरेस्ट के पीछे रखना। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब मेरा इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, हम सबका फायदा, ठीक है। तो हेनरी फेयल ने क्या बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमेशा जनरल इंटरेस्ट के पीछे रखना चाहिए। हमें अपना भला सोचना है, दैट इज ओके, लेकिन बेटा हमें ऑर्गेनाइजेशन का भला भी सोचना है। हमारा अच्छा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी अच्छा हो रहा है, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारा अच्छा हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा एम्प्लॉय कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नहीं होगा तो हम कहाँ ही जाएंगे भाई, लास्ट में तो हम भी आखिर पार्ट तो ऑर्गेनाइजेशन का ही है ना। तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमेशा जनरल इंटरेस्ट के पीछे रखना है। द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हमेशा हमारे लिए प्रायोरिटी क्या होगी बेटा,
जनरल इंटरेस्ट नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट. पर्सनल गोल्स ऑफ एम्प्लॉय शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. उसके बाद आ रहा है रिम्यूनरेशन. प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन क्या बोलता है बेटा? एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर एंड रीजनेबल रिम्यूनरेशन टू मोटिवेट देम एंड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी. रिम्यूनरेशन में हेनरी फ्योल हमसे क्या बोल रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय जो वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं एटलीस्ट आप उसको फेयर और सेटिस्फाइड वेजेस जो है क्या करो, पे करो. सेटिस्फाइड सैलरी, सेटिस्फाइड वेजेस, फेयर वेजेस आप उसको पे करो. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन. प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन में क्या बोला इन्होंने कि रिम्यूनरेशन टू मोटिवेट देम एंड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. एटलीस्ट इतना पे करो कि एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेनाइजेशन जो एबिलिटी है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, क्योस ना हो, दोनों अपना काम कर ले, है ना. और जो एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन है वो भी मिल जाए और ऑर्गेनाइजेशन जो एबिलिटी चाहता है उसको वो भी मिल जाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाए विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी कंफ्यूजन. सो रिम्यूनरेशन का क्या मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप उनको फेयर वेजेस, फेयर सैलरी क्या करो बेटा, पे करो. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन. इसके बाद आ रहा है 8th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. मैम क्या मतलब है देखो बताती हूँ बेटा. सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द concentration of decision making authority at the top, while decentralization refers to the sharing of authority with lower levels. The degree of centralization depends upon the nature of the organization. सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सिर्फ टॉप लेवल पे क्या होना, सारे पावर्स होना, सारा कंट्रोल होना. दैट इज सेंट्रलाइजेशन. सिर्फ बॉस जो कहेगा वही होगा, सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स, सारी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोग्राम्स, पॉलिसी, सब कुछ बॉस का. दैट इज सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स को, अथॉरिटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, सब कुछ शेयर कर लेते हैं. दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. हेनरी फ्योल हमसे क्या बोल रहे हैं बेटा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड नॉट बी प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन एंड नॉट बी प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना ही तो पूरा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही पूरा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. हमें क्या करना है, इन दोनों का मिक्सचर करना है. ना तो हमें ऐसा करना है कि सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो सिर्फ टॉप लेवल के पास है, सिर्फ ओनर के पास है, और ना हमें ऐसा करना कि हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी अथॉरिटीज क्या कर दी है, डेलीगेट कर दी है. तो हमें ये भी नहीं करना. तो क्या बोला है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन से हेनरी फ्योल हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. ना तो फुली सेंट्रलाइज होना चाहिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना ही फुली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए कोई ऑर्गेनाइजेशन. ओके. इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आ रहा है हमारा स्केलर चेन. स्केलर चेन क्या है बेटा? स्केलर चेन refers to the clear line of authority from top management to the lowest level. Communication should follow this chain to maintain a order and discipline. Now scalar chain is a chain of communication हम कह सकते हैं. स्केलर चेन क्या है? चेन ऑफ कम्युनिकेशन है. इससे क्या बोल रहा है हेनरी फ्योल हमसे बोल रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है बेटा, ये एक प्रॉपर चेन के थ्रू फॉलो होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी किसी से भी कुछ भी कह रहा है, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होता है, आपका कंट्रोल कम हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन वर्कर कहाँ किससे क्या बात कर रहे हैं. तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, एक चेन के थ्रू चलना चाहिए. दैट इज स्केलर चेन. क्या लिखा हुआ है? क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोएस्ट लेवल. टॉप मैनेजमेंट से क्या आएंगे, डिसीजंस आएंगे. टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाएगी, रूल्स बनाएगी, वहां से चीजें स्टार्ट होंगी और नीचे की तरफ चलेंगी. फीडबैक नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ चलेगा. तो ये एक लाइन फॉलो करके होना चाहिए, है ना. फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हो रहा है ये एक लाइन को फॉलो करके चलना चाहिए. दैट इज स्केलर चेन. ठीक है. उसके बाद आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है हमसे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस. दिस हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोला इन्होंने? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हेनरी फ्योल बोल रहे हैं कि हर पर्सन के लिए, फॉर एवरीवन एंड फॉर एवरीथिंग देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस. भैया हर पर्सन के लिए और हर चीज के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में क्या बोला कि हम अगर किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं तो उसकी भी एक प्लेस होनी चाहिए, तो हम वहां जाके उससे मिल लें. और अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उसकी भी एक प्लेस होनी चाहिए प्रॉपर. हमारे घर में भी ये फॉलो होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. तो राइट, हर चीज की पर्टिकुलर प्लेस होती है, हम वहां जाके उठा लेते हैं. मान लो अगर हमें नहीं मिलेगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा, अ लॉट ऑफ टाइम वी विल वेस्ट. सो क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से हेनरी फ्योल हमसे बोल रहे हैं कि देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी वन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि हम उसको ढूंढने ढांढने में अपना टाइम वेस्ट ना करें. उसके बाद आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी.
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है? इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन। मैनेजर्स शुड ट्रीट एम्प्लॉइज विद फेयरनेस एंड काइंडनेस। इक्विटी रिजल्ट्स इन लॉयल्टी एंड डेडिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज। क्या बोल रहे हैं कि मैनेजर्स को एम्प्लॉइज को फेयरनेस और काइंडनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट सबके लिए होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ये एम्प्लॉइज है तो मैनेजर उनसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा है, फेयरनेस और काइंडनेस तो छोड़ो, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसके बाद क्या आ रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये क्या है मैम? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एम्प्लॉय शुड बी गिवन जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का क्या मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, एटलीस्ट उसकी जॉब क्या हो, स्टेबल हो बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि आप उसको कल धक्का मार के बाहर निकाल दो, ये नहीं होना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका जो जॉब है, जॉब उसकी क्या होनी चाहिए? सिक्योर होनी चाहिए। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। उसके बाद आ रहा है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का क्या मतलब है? एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड कम फॉरवर्ड विद न्यू आइडियाज। दिस इंक्रीजेस मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी अमंग वर्कर्स। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में हेनरी फ्योल ने हमसे बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है बेटा, हर एक एम्प्लॉय को आगे आना चाहिए विद न्यू आइडियाज, अपने आइडियाज शेयर करने चाहिए, ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि कैसे हम काम कर सकते हैं, और इनिशिएटिव्स लेने चाहिए टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। उसके बाद क्या है? क्या होगा इससे? दिस इंक्रीजेस मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी अमंग वर्कर्स। इससे मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा बेटा, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनके बीच मोटिवेशन भी बढ़ेगा और क्रिएटिविटी भी उनकी बढ़ेगी। नए नए आइडियाज़ के साथ वो काम करेंगे, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या होगी? इम्प्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रिंसिपल आ रहा है हमारे पास, एस्पिरेट डी कॉर्प्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्पिरेट डी कॉर्प्स? ये क्रॉप्स नहीं है, सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे इसको क्रॉप्स लिखते हैं बेटा, दैट इज कॉर्प्स। एस्पिरेट डी कॉर्प्स का मतलब है कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं बेटा, वहां पे क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट के साथ हमें काम करना चाहिए। वी शुड रिप्लेस आई विथ वी। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, हमने किया। आई को किसके साथ रिप्लेस करना है? वी के साथ रिप्लेस करना है। क्योंकि मैंने पढ़ाया इसलिए आपके मार्क्स आए, दिस इज नॉट ओके। क्योंकि सिर्फ आपने पढ़ा इसलिए आपके मार्क्स आए, दिस इज नॉट ओके बेटा। मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा, हमने मिलजुल के अच्छा स्कोर किया। दैट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। देयर शुड बी टीम स्पिरिट। हर ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं अच्छा हो गया तो वर्कर कह रहा है, सॉरी, अच्छा हो गया तो मैनेजर कह रहा है सब कुछ मैंने किया, बुरा हो गया तो मैनेजर कह रहा है सब कुछ तुमने किया। ये नहीं होना चाहिए। एस्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉइज। टीम वर्क हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली। और यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा हमारा इस चैप्टर में, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे थे? कुछ जनरल स्टेटमेंट्स थे, कुछ जनरल गाइडलाइंस थे, जिनसे हम क्या कर रहे थे? प्रैक्टिकल वर्क फ्लोर पे जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको हम सॉल्व कर रहे थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है बेटा? साइंटिफिक मैनेजमेंट है रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। इट एम्स एट इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बाय रिप्लेसिंग ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड्स विद सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक टेक्निक। इसका एम क्या होता है बेटा? ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड्स को हटा देना। पहले जो चल आ रहा था वही चलता रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? इसका मेन मोटिव ही होता है कि हमें साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक ऑर्डर, साइंटिफिक मतलब हर चीज़ हमें साइंस के अकॉर्डिंग करनी है। रूल ऑफ थंब हमें फॉलो नहीं करना। पहले चलता था तो हम भी यही करेंगे, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये इसका मेन होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ही यही है। किसके लिए होता है ये? जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हम काम कर रहे हैं, हर एक डिसीजन कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है, based on proper observation and experimentation. Scientific management focuses on planning the work scientifically, selecting and training works properly and ensuring cooperation between management and workers. अब आ रहे हैं हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अभी हमारे पास क्या आते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे बेटा? 14 प्रिंसिपल्स। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जी ने सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। 4 प्रिंसिपल्स सिर्फ, और खत्म, नॉट खत्म, 4 प्रिंसिपल्स
प्रिंसिपल्स पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी ने हमें दिया है बेटा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ही जो बोल रहा था कि हमें क्या करना है, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है, हमें साइंटिफिक डिसीजंस लेने हैं। पहला प्रिंसिपल भी इनका यही है कि हमें साइंस को फॉलो करना है, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जो पहले चला आ रहा था तो हम भी वैसे ही करेंगे। हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसे तरीके से काम किया, हमारे फोर फादर्स बिजनेस को इस तरीके से करते थे, तो हम भी यही करेंगे, पूरा डिट्टो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देंगे। नहीं भाई, इट इज नॉट गुड। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने क्या बोला कि देयर शुड बी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हर जगह रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है, साइंटिफिक डिसीजंस हमें लेने हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वर्क शुड बी डन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड्स रेदर देन ट्रेडिशनल मेथड बेस्ड ऑन गेस वर्क। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ईच जॉब हेल्प्स इन फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग इट। जब आप साइंटिफिक स्टडी करोगे बेटा हर काम को परफॉर्म करने की, तो आपको एक बेस्ट मेथड मिलेगी उस काम को परफॉर्म करने की, ठीक है। तो इसलिए फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी ने क्या बोला कि हमें रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है, हमें साइंस को फॉलो करना है। प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बाद हमें काम करना है, गैस वर्क नहीं करना कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नहीं भाई, गैस वर्क के साथ हमें काम नहीं करना। सेकंड प्रिंसिपल आ रहा है हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का क्या मतलब है बेटा, मिलजुल के काम करना है। डिस्कॉर्ड का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। हार्मनी का मतलब क्या कि हमें मिलजुल के काम करना है। डिस्कॉर्ड का क्या मतलब कि हमें लड़ाई नहीं करनी है। क्या मतलब है, देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉपरेशन होना चाहिए बेटा, उसको क्या बोला, हार्मनी। बोथ शुड वर्क टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर। देखो दो चीजें यहाँ पे होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक होती है मैनेजमेंट, एक होती है वर्कर्स। मैनेजमेंट को वर्कर्स से प्रॉब्लम होती है, वर्कर्स को मैनेजमेंट से प्रॉब्लम होती है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, हेनरी फ्योली आ गया मेरी मुंह पे, ठीक है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर हमसे क्या बोल रहे हैं बेटा कि मैनेजमेंट को वर्कर्स को भी अच्छे से रखना चाहिए, वर्कर्स को मैनेजमेंट की बात भी सुननी चाहिए। दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे से एकदम खड़े ही हैं, लड़ने के लिए खड़े हैं ना। डिस्कॉर्ड नहीं होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। इसके बाद आ रहा है तीसरा प्रिंसिपल हमारा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या मतलब है मैम, दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने क्या किया था कि हम अच्छे से काम कर रहे थे, लड़ नहीं रहे थे। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में हम क्या कर रहे हैं बेटा, दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, की वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के बीच में कॉपरेशन हो। मैनेजमेंट शुड सपोर्ट वर्कर्स एंड वर्कर्स शुड फॉलो इंस्ट्रक्शन सिंसियरली टू अचीव कॉमन गोल्स। अब वहाँ लड़ नहीं रहे थे वो तो हम ठीक है, लेकिन भैया हमें मिलजुल के भी तो काम करना है। वो तो ठीक है कि हम लड़ नहीं रहे, लेकिन हम मिलजुल के काम ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या ही मतलब है, उससे अच्छा तो लड़ ही लो, राइट। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या मतलब है कि हमें कॉपरेशन के साथ काम करना है, मिलजुल के काम करना है, इंडिविजुअली नहीं भागना है। दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डिफरेंस क्लियर है, हार्मनी और डिस्कॉर्ड एंड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। जो भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, ओके। सो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल इनका हमारे पास आया है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पे फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने क्या बोला कि भैया आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन आ रहा है ना काम करने, जो भी एम्प्लॉय काम करने आ रहा है, आप उसको बहुत ज़्यादा ट्रेन करो, आप उसका डेवलपमेंट कर दो, आप एकदम बेस्ट निकाल दो, है ना। तो उसको क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड सिलेक्ट, ट्रेन एंड डेवलप worker scientifically so that each worker can perform at his or her maximum efficiency and earn high wages। सबसे पहले क्या करो, सिलेक्ट करो, फिर उसको ट्रेन करो, अच्छे तरीके से एकदम ट्रेन कर दो, फिर उसको डेवलप करो साइंटिफिकली मेथड्स से, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स, गैस वर्क से अभी भी नहीं करना है ना, जिससे कि क्या हो सके, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम हो सके, और जो वर्कर है वर्कर भी हायर वेजेस क्या कर सके बेटा, अर्न कर सके। आया समझ। इसके बाद अब देखो, हेनरी फ्योल जी ने हमें कितने दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमें फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी ने कितने दिए हैं, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी ने सोचे कि यार मैं तो पीछे रह जाऊंगा, मैं तो छोटा हो जाऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने तो 14 दिए हैं, मैं 4 दे के कैसे रुक जाऊँ, है ना। आगे से 1 हटा दिया है हमने, ये कैसे पॉसिबल है। तो अब इसको भैया ये सोचते हुए फिर क्या किया, अब इन्होंने फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी ने हमें दी कुछ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमें क्या दिया बेटा, कुछ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये टेक्निक्स है क्या मैम, देखो सबसे पहले समझते हैं कि ये टेक्निक्स है क्या। टेक्निक्स का क्या मतलब है कि ये जो आपने अभी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमें पढ़ाए, इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ मेथड्स बता दीजिए फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी। देखिए वो वाले तो क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे कि काम को बांट दो, ठीक है भैया हम काम को बांट देंगे, है ना। टीम स्पिरिट के साथ काम करो, ठीक है भैया हम टीम स्पिरिट के साथ काम कर देंगे। लेकिन ये तो साइंटिफिक चीज़ों पर क्या है,
एम्फेसिस है, तो हमें यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दो। यहाँ पे क्या दिए, फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी ने हमें कुछ टेक्निक्स दी, कुछ मेथड्स दी, जिनको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में और भी ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक आ रही है बेटा हमारे पास फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है बेटा, फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या बोल रहे हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर कि एक बॉस से काम नहीं होगा। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने क्या बोला, एक बॉस से काम नहीं होगा। देखो डिवीजन ऑफ वर्क बोल रहे थे वहाँ पहले प्रिंसिपल में, ऐसे ही यहाँ इन्होंने बोला कि एक बॉस से काम नहीं होगा। क्या होने चाहिए, यहाँ पे 8 बॉस होने चाहिए। देखो समझाती हूँ अच्छे से। फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज अ टेक्निक इन विच अ वर्कर रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 8 डिफरेंट स्पेशलिस्ट, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। दिस हेल्प्स इन इंप्रूविंग सुपरविजन एंड एफिशिएंसी। इन्होंने बोला एक बॉस से काम नहीं होगा, कितने बॉस चाहिए हमें, 8 बॉस चाहिए, 8 डिफरेंट स्पेशलिस्ट अंडर फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अब देखो यहाँ पे 2 इंचार्ज होंगे, पहला प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्शन इंचार्ज। 4 बॉस हमारे प्लानिंग इंचार्ज में होंगे, 4 बॉस हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज में होंगे। पहले समझते हैं प्लानिंग इंचार्ज। पहला बॉस आ रहा है रूट क्लर्क। क्या काम है भैया, द रूट क्लर्क डिसाइड्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन थ्रू विच वर्क शुड पास। ये क्या करेंगे, रूट क्लर्क जो होंगे बेटा, ये रूट देखो नाम से ही समझ आ रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि काम किस सीक्वेंस में होगा। राइट, पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे, उसके बाद हम वन शॉट देखेंगे, चैप्टर समझ लेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। ये क्या है, सीक्वेंस है वर्क का। तो रूट क्लर्क क्या करेगा, एक सीक्वेंस फिक्स करेगा कि काम किस सीक्वेंस में होगा, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फाइनली क्या होगा। ठीक है, that is root clerk. Instruction card clerk, the instruction card clerk prepares detailed instruction for workers. क्या करेंगे ये बेटा, instructions क्या करेंगे, prepare करेंगे workers के लिए। These instructions include the method of work, tools to be used and the manner in which work should be done. अब instructions में क्या होगा कि किस method से आप काम करेंगे, कौन कौन से tools आप यूज करेंगे और the manner in which work should be done, काम किस तरीके से पूरा होना चाहिए, ये कौन इंश्योर करेगा बेटा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसके बाद आ रहे हैं हमारे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फिक्सेस द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब एंड कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द परफॉर्मिंग द वर्क। किसी भी काम को करने में फिक्स्ड टाइम कितना लगेगा और कॉस्ट कितना लगेगा, ये कौन देखेंगे, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसके बाद लास्ट आ रहा है डिसिप्लिनेरियन। द डिसिप्लिनेरियन इंश्योर्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन से काम हो रहा है कि नहीं, ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये कौन काम करेंगे बेटा, ये कौन देखेंगे, ये करेंगे चेक डिसिप्लिनेरियन। ही एनफोर्सेस रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मेंटेन्स प्रॉपर बिहेवियर अमंग वर्कर्स। ठीक है, 4 बॉस हो गए किसके, प्लानिंग के। अब आ रहे हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के 4 बॉस। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं गैंग बॉस। गैंग बॉस कौन है भैया, द गैंग बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग मशीन्स, टूल्स एंड मटेरियल्स। गैंग बॉस वर्कर्स के टाइम वेस्ट होने से पहले जो भी मटेरियल है, जो भी रिसोर्सेस हैं, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, वो जगह पे पहुंचा के खड़ा कर देंगे। ये किसका काम है, गैंग बॉस का काम है कि काम की वजह से, किसी मशीन की वजह से, किसी इक्विपमेंट की वजह से, किसी टूल की वजह से वर्कर्स का टाइम वेस्ट ना हो, ये इंश्योर कौन करेंगे बेटा, गैंग बॉस। स्पीड बॉस क्या करेंगे, स्पीड बॉस इंश्योर्स द वर्क इज परफॉर्म्ड एट द प्रिस्क्राइब्ड स्पीड। ही गाइड्स वर्कर्स इंप्रूव देयर स्पीड एंड एफिशिएंसी। भैया काम को करने की प्रॉपर स्पीड क्या है, प्रिस्क्राइब्ड स्पीड क्या है, ये कौन देखेगा, स्पीड क्लर्क देखेगा। अगर काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो फिर उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं क्वांटिटी की वजह से क्वालिटी खराब कर दी। अगर काम बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो फिर उसमें भी वर्कर्स को गाइड करेंगे कि काम किस तरीके से थोड़ा जल्दी करना है। ठीक है, उसके बाद रिपेयर बॉस, द रिपेयर बॉस लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। नाम से ही समझ आ रहा है भैया, ये क्या करेंगे, मेंटेनेंस देखेंगे, मशीन्स और इक्विपमेंट्स को रिपेयर करेंगे, कौन, रिपेयर बॉस। इसके बाद ही इंश्योर्स दैट मशीन्स आर इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। एंड लास्ट में आ रहे हैं हमारे पास इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करेंगे बेटा, इंस्पेक्शन करेंगे। द इंस्पेक्टर चेक्स द क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय वर्कर्स। ये लास्ट में क्वालिटी ऑफ वर्क देखेंगे कि जो काम वर्कर्स ने किया वो कैसा किया, उसकी क्वालिटी कैसी है। ही इंश्योर्स दैट द आउटपुट मीट्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस। ये जो आउटपुट है भैया, ये हमारी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को मीट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि हमने सोचा तो कुछ और था और हमारे साथ हो कुछ और ही रहा है। तो इसको कौन चेक करेगा, इंस्पेक्टर। बेसिकली इंस्पेक्शन करेंगे इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, इसके बाद सेकंड टेक्निक देखो, ये फंक्शनल फॉर्मेन से फर्स्ट टेक्निक थी। फर्स्ट टेक्निक के 8 बॉस थे, 2 डिपार्टमेंट थे, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, उसमें 4-4 बॉस थे, क्योंकि फंक्शनल फॉर्मेनशिप में क्या बोला कि 8 स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक से कुछ काम नहीं हो पाएगा। दूसरी टेक्निक आ रही है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मैम ये क्या बोलती है, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर टूल्स, मशीन्स एंड मेथड्स। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है कि हम स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, कौन से टूल से काम होगा, कौन सी मशीन से काम होगा, कौन से मेथड से काम होगा। जब हमने
स्टैंडर्ड सेट कर दिया हर चीज़ के कि किसी काम को करने का मेथड ये है, दूसरा मेथड आप नहीं चूज़ करोगे, टूल ये है, इसी टूल से काम होगा, दूसरे टूल से काम नहीं होगा, मशीन ये है, इसी मशीन से काम होगा, दूसरे मशीन से काम नहीं होगा। तो हमने क्या कर दिए, स्टैंडर्ड सेट कर दिए, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है, सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेरिएशंस। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं एक ही चीज़ के, तो अननेसेसरी वेरिएशंस हटा दो भैया, 2 बनाओ, उन्हीं पे क्वालिटी पे ध्यान दो, है ना। 50 बनाने की क्या जरूरत है, तो अननेसेसरी जो वेरिएशंस है उनको हटा दो। एक फोन में 25 कलर क्यों नहीं मिलते हैं, 2 या 3 4 क्यों मिलते हैं मैक्सिमम, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन सिंप्लीफिकेशन पे वर्क करता है ना। आईफोन का साइज अलग अलग क्यों नहीं होता कि एक आईफोन छोटा है, एक आईफोन बड़ा है, एक आईफोन इतना बड़ा है, एक छोटू सा है, बिल्कुल क्यों नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्ड सेट कर दो स्टैंडर्डाइजेशन, और अननेसेसरी वेरिएशंस को हटा दो सिंप्लीफिकेशन। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग क्वालिटी। अब हमारे पास आ रही है कुछ स्टडी, मेथड स्टडी। सबसे पहले मेथड स्टडी क्या है, इन्वॉल्व्स फाइंडिंग आउट द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मेथड स्टडी मतलब ये हमें बेस्ट मेथड बताएगा किसी भी काम को पूरा करने में, नाम से ही समझ आ रहा है। मेथड स्टडी किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड कौन बताएगा हमें, मेथड स्टडी। उसके बाद मोशन स्टडी, मोशन स्टडी इज कंसर्न विद स्टडीइंग द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स बाय परफॉर्मिंग अ जॉब। मोशन स्टडी में क्या होगा बेटा, हम वर्कर्स को देखेंगे कि वर्कर्स मूव कहाँ कहाँ कर रहे हैं, और जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स वर्कर दिन भर में कर रहे होंगे हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ये रिमोट लेने 25 बार अंदर जाऊँ और 25 बार फिर बाहर आऊँ तो ये अननेसेसरी मूवमेंट है ना बेटा, तो बेटर है कि हम इस रिमोट को उठा के यहीं रख लें, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा अननेसेसरी मूवमेंट कम हो जाएगा, तो मेरी थकान कम होगी, मैं काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाऊंगा, राइट। ये किस में आ जाएगा, मोशन स्टडी में। इसके बाद टाइम स्टडी, टाइम स्टडी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग फेयर वेजेस एंड इंप्रूविंग वर्क प्लानिंग। टाइम स्टडी क्या करेगी बेटा, इंश्योर कि किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, रिक्वायर्ड है क्या, कितना टाइम किसी काम को करने में लगना चाहिए और कितना वर्कर्स लगा रहे हैं, दैट इज टाइम स्टडी। इसके बाद फटीग स्टडी, फटीग स्टडी एम्स एट रिड्यूसिंग फिजिकल एंड मेंटल फटीग ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे बेटा फटीग स्टडी में कि वर्कर्स फिजिकली भी थके ना हो और मेंटली भी थके ना हो, है ना। वर्कर्स को कब रेस्ट देना है, कितनी देर का देना है, कितनी देर बाद देना है, दिन में कितनी बार देना है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, फटीग स्टडी में। और वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग रेस्ट इंटरवल्स एंड सुटेबल वर्किंग कंडीशंस व्हाइल इंप्रूव्स एफिशिएंसी। उसके बाद लास्ट आ रहा है बेटा हमारे पास डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम क्या है, अंडर दिस सिस्टम वर्कर्स आर पेड डिफरेंट wage rates for different levels of performance। यहाँ पे है फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने, यहाँ पे फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने क्या बोला है बेटा कि आप क्या कर दो, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दो। स्टैंडर्ड सेट फॉर एग्जांपल, जो वर्कर ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा पे करो। एक यूनिट फिक्स कर दो कि इतने यूनिट पे तो हम आपको इतना पे करेंगे, इतने यूनिट से ज़्यादा अगर आप यूनिट्स बनाते हो तो फिर हम आपको पर यूनिट ज़्यादा पे करेंगे। तो वर्कर क्या होंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे, वो अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे, हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। एफिशिएंट वर्कर्स आर रिवॉर्डेड विद हायर वेजेस टू मोटिवेट बेटर परफॉर्मेंस। यहाँ पे हमारी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी खत्म हो जाती है। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। ओके, इसके बाद डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम के बाद बेटा हमारे आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस किया था, ऐसे ही हर चैप्टर में आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको साथ ही बताते चलूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। इनको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, चारों प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें पढ़ लेना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये हमें अच्छे तरीके से कर लेना है। इनके आंसर्स अभी यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड सॉरी बेटा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपीटी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पीपीटी में नहीं पढ़ने हैं। सो डोंट वरी, हम क्या करेंगे, ये जो पीपीटी है या फिर जो पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी, उस पीडीएफ में हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को मैं वहाँ पे एड ऑन कर दूंगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वहाँ पे आप उस पीडीएफ में उसको पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है, बहुत अच्छे तरीके से कर लेना इसका।
इंपॉर्टेंस ये देखो, बेसिस ऑफ डिफरेंस वगैरह मैंने लिख रखा है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं आया है। सबसे पहले मीनिंग, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर इन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर एंड वन प्लान। उसके बाद फोकस, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या होता है, फोकस इज ऑन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, इनका होता है फोकस ऑन ग्रुप और ग्रुप एक्टिविटीज या फिर डिपार्टमेंट्स। इसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड कंफ्यूजन, और नीचे वाले का क्या होगा, टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन इन यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड का नेचर क्या होगा, कंसर्न विद रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, और ये कंसर्न विद प्लानिंग एंड डायरेक्शन ऑफ वर्क। इसी तरीके से ये पूरा इसमें प्रॉपर है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फेयोल, काफ़ी बार आ चुका है, ऐसे भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फेयोल, ऐसे भी आ सकता है डिससिमिलैरिटीज बिटवीन टेलर एंड फेयोल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्या, गिव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी हमें अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद सिमिलैरिटीज बिटवीन फेयोल एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच सिमिलैरिटी क्या है, बोथ देम वर सपोर्टर्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, दोनों ही कंडीशन ऑफ मैनेजमेंट के इंप्रूवमेंट के लिए सपोर्टर थे। बोथ वर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ वर कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट बिटवीन 1841 टू 1925, दोनों ही क्या थे, मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट थे। बोथ वर ऑफ द व्यू दैट लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द देयरफॉर शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो ये क्या है, इनकी कुछ सिमिलैरिटीज है। ये भी एग्जाम में एमपी बोर्ड ने कई बार दिया है ये क्वेश्चन, सो प्लीज इसको भी काफी अच्छे तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही अच्छे तरीके से लगाना है। उसके बाद डिससिमिलैरिटीज हमने अभी ऊपर भी देख ली है, ऊपर भी दिया था ये डिससिमिलैरिटीज बिटवीन हेनरी फेयोल एंड टेलर। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी लगा लेना। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं। यहाँ थोड़े से आंसर्स मुझे लग रहा है कि क्लियर नहीं थे, सो डोंट वरी। जो PDF में आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको जो PDF मिलेगी, उस PDF में मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे प्रॉपर कॉलम्स, प्रॉपर मैंने हर चीज़ वहाँ पे अरेंज की हुई हो। यहाँ पे इतना नहीं हो पाया है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। PPT में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा कम है, सो इस वजह से हो रहा है। नीचे आपको जो PDF मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उस PDF में प्रॉपर तरीके से अरेंज होंगे सारे आंसर्स, तो वहाँ से आप सारे आंसर्स एक बार देख लेना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर का खत्म होने के साथ ही लगा लिया करो, ठीक है। ये वीडियो, इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो हम उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। और बहुत अच्छे से मोटिवेशन के साथ डेली सबसे पहले आके अटेंडेंस लगा दिया करो कि यस मैम, डे 2 प्रेजेंट। ओके, इससे क्या होता है, आप भी मोटिवेटेड रहोगे। आखिरी में चेक करोगे डे 1 प्रेजेंट, डे 2 प्रेजेंट, और मैं भी चेक करूंगी कि कौन अच्छा बच्चा है जो रेगुलर प्रेजेंट है, तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, आपका भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो अटेंडेंस लगा दिया करो और अच्छी तरीके से बेटा पढ़ाई करो। ये बस लास्ट टाइम है, थोड़ी से दिनों की मेहनत है और सब कुछ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, वो छोटा चैप्टर है, तो हम बहुत अच्छे से भी उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नाउ आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट अगर हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल फिक्स इट आउट। वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।